Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, chapter number 4th, class 12th, moving charge and magnetism, lecture number 4.4, Bardshaw law, and second topic is magnetic field due to current carrying loop. So we are starting from the first topic, Bardshaw law. बार्ड लॉ, तो देखो कि बार्ड प्रिंसिपल से हमें सिंपल में बोलो आपको क्या मिलेगा कि मानो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उनसे मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिलेगी बाय बार्ड प्रिंसिपल। यस और नो, क्लियर? इतना क्लियर? तो मैं यहाँ पे आपको देखो हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि करंट कैरिंग कंडक्टर होगी, ठीक है, उनसे आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और यहाँ पे साथ में डायरेक्शन भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, और मैं यहाँ पे इसका मतलब समझा देता हूँ। करंट एलिमेंट, तो देखो आप सबको बताया ना कि मानो कि एक वायर में कंसीडर करूँ, इसके अंदर एक करंट आई फ्लो कर रही है, यस और नो, और इनकी लेंथ किसके बराबर है? एल के बराबर। तो इनका जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट होगा वो कितना होगा? डी एल के बराबर। लेंथ एलिमेंट कितना होगा? डी एल, यस और नो। अगर उसके अंदर से करंट में आई फ्लो कर रहा हो तो आई डी एल जो बनेगा ना, वो आपका क्या बनेगा? करंट एलिमेंट। मतलब लेंथ एलिमेंट इनटू करंट, लेंथ एलिमेंट इनटू करंट आपकी क्या बनेगी? करंट एलिमेंट। यस और नो, सबको समझ में आ कि नहीं? चलो फिर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपको एक्सप्लेनेशन सारा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक आपकी करंट कैरिंग वायर कौन है? एक्स वाई। ये आपकी करंट कैरिंग वायर है एक्स वाई, और उसके अंदर करंट कितना फ्लो करके जा रहा है? करंट आई फ्लो करके जा रहा है ये वाले डायरेक्शन में। तो उनसे ना आपको ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है यहाँ पे, जो वायर से कोई एक पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। अब देखो डायरेक्शन में आपको पहले बता दूँ, या तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। तो उनके लिए आप कैसे चेक करोगे कि ये थंब को आप सेट करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो ये करंट की डायरेक्शन है कि नहीं, तो वहाँ पे मैंने थंब को सेट किया, और फिर ये आपकी जो फिंगर्स है, ये राइट हैंड का थंब, फिंगर्स देखो यहाँ पे क्या कर रही है? अंदर की ओर जा रही है ना। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं ये वाली साइड पे चेक करूँ तो देखो राइट हैंड थंब मैंने यहाँ पे रखा, और फिंगर्स आपकी ऐसे यहाँ से बाहर निकलेगी लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? इनका आउटवर्ड होगा। यस और नो, हाँ कि ना? तो पूरे वायर का हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ये पॉइंट पी पे। लेकिन पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने से पहले मैं क्या करूँ? यहाँ पे करंट एलिमेंट कंसिडर करूँ, आई डी एल। देखो कौन सा एलिमेंट आपका? करंट एलिमेंट आई डी एल, ठीक है। लेंथ एलिमेंट ए डी एल होगा, और उसके अंदर करंट कितना? आई, तो ये क्या बनेगा आपका? आई डी एल। तो यहाँ पे देखो आपकी जो करंट एलिमेंट है वो आपकी जो पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है, मतलब उसके साथ देखो कौन सा एंगल बना रही है? थीटा एंगल। कौन सा एंगल बन रहा है वहाँ पे? थीटा। तो ये स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? डी बी। और आपको डायरेक्शन पता है कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? वो इनवर्ट डायरेक्शन में। यस और नो? तो वो जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डीबी मैग्नेटिक फील्ड विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट डी एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब देखो मैं थीटा को फिर से यहाँ पे आपसे क्लियर करूँ कि आपका जो थीटा है आपका जो थीटा है वो कौन है? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। यस और नो? ये आपका एंगल कौन है? थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट वेर यू आर मेजरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? चलो, तो ये सबको कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यस और नो? तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा आपका म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। म्यू नॉट को आप क्या बोलोगे? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलोगे आप? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होगी? 10⁻⁻⁻⁷। तो मैं म्यू नॉट इज इक्वल टू
म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लिख सकता हूँ, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। चलो तो देखो ये आपको जो फॉर्म मिला ना, दिस इज स्केलर फॉर्म, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। ये आपका स्केलर फॉर्म है, यस और नो। तो देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो आपको पता है ना कि अगर दो वेक्टर हो ए क्रॉस बी, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखता हूँ, ए बी साइन थीटा, यस और नो। तो अगर मानो कि मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे डीएल क्रॉस आर कैप, आर कैप मतलब देखो ये कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर के बराबर, आर कैप के बराबर, मोड ऑफ आर कैप के बराबर साइन थीटा। अब देखो आप सबको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, मोड ऑफ आर कैप क्या होगा, 1 साइन थीटा। मतलब देखो ये डीएल साइन थीटा की जगह पे, क्या मैं डीएल साइन थीटा की जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ, डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर, यस और नो। और आपको पता है कि आर यूनिट वेक्टर क्या होगा, कि ये जो आर वेक्टर है उनकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा आर कैप, यस और नो। तो ये डीएल साइन थीटा की जगह पे, डीएल साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूँ, आर कैप, यस और नो, हाँ कि ना। ये स्टेप बाद में मैं करवाता हूँ, पहले यहाँ पे देखो डीएल साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिखो, आर कैप। और फिर आपको पता है कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यस और नो, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर यूनिट वेक्टर की जगह पे, आर कैप की जगह पे वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड लिखो। तो ये क्या मिल गया, देखो आर वेक्टर डिवाइड बाई एक और आर था, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा आपका, आर क्यूब। तो ये आपका कौन सा फॉर्म बन गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। लेकिन याद रखो किसकी वजह से अभी मिला आपको, करंट एलिमेंट की वजह से। किसकी वजह से मिला आपको, करंट एलिमेंट की वजह से, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। फिर देखो यहाँ पे अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूँ, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी इंटीग्रेशन ओवर डी बी, यस और नो, और द लेंथ होगा कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये आपको कौन सी फार्मूला मिल गई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की फार्मूला मिल गई। ये आपको क्या मिल गई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की फार्मूला मिल गई, क्लियर। तो ये आपका क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। अब देखो दूसरी बात यहाँ पे आपको खास करके ना डायरेक्शन के लिए शेयर करना है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर। देखो आपने क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा था ना, स्क्रू रूल, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो वहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। राइट हैंड पाम रूल, तो वहाँ से ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये दोनों से परपेंडिकुलर होगा, मतलब आपकी लेंथ वेक्टर और यहाँ पे कौन है आपका पोजीशन वेक्टर। तो देखो ये लेंथ वेक्टर ऐसे, पोजीशन वेक्टर ऐसे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इनवर्ड डायरेक्शन, दोनों से परपेंडिकुलर है कि नहीं, हाँ कि ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है दोनों से परपेंडिकुलर, तो याद रखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर मतलब लेंथ वेक्टर एंड आर मतलब आपकी पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट का होगा फ्रॉम दी करंट कैरिंग वायर एलिमेंट, यस और नो, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बार्ट्स आउट प्रिंसिपल। अब देखो दूसरा एक बात नोट करो यहाँ पे थीटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर थीटा मेरा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री क्या होगा, 1। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा आपका, मैक्सिमम। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। अगर थीटा आपकी 0 डिग्री होगी, अगर थीटा आपकी 0 डिग्री होगी तो साइन 0 क्या बनेगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या बन जाएगा, 0। मतलब देखो अगर मानो कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, यहाँ पे, और आप इनसे परपेंडिकुलर, ये पॉइंट से देखो परपेंडिकुलर कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, थीटा 90 डिग्री बनेगा आपका, यस और नो। लेकिन अगर कोई वायर है और वही वायर पे देखो ये वाले पॉइंट पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, मतलब वायर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे तो थीटा 0 बनेगा, मतलब कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या होगा, 0, यस और नो, क्लियर। इतना आप सबको, हाँ कि ना, क्लियर। तो ये 2 पॉइंट्स भी आप याद रखना। फिर देखो यहाँ पे ना थोड़ी
सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बार्ट सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और डिसिमिलैरिटीज़ की भी यहाँ पे बात कर ली इन लोगों ने, तो दोनों हम देख लेते हैं। चलो, तो फर्स्ट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बार्ट सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। तो बार्ट सावर्ट लॉ तो अभी आपने लिखा ना, मैं स्केलर फॉर्म लिखूँ तो पूरा लिखूँ, टोटल म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपकी कूलम्ब्स लॉ क्या है, फोर्स देती है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यस और नो। और इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर, अगर Q कोई आपकी सोर्स चार्ज होगी तो देखो फर्स्ट सिमिलैरिटी, बोथ दी लॉज फॉर फील्ड आर लॉन्ग रेंज। दोनों की जो फील्ड होती है वो लॉन्ग रेंज होगी। इन बोथ लॉज फील्ड एट अ पॉइंट वेर इज इन्वर्सली द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और कूलम्ब्स लॉ से आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हो, ठीक है, तो वो भी आपकी इन्वर्स स्क्वायर है, ठीक है, यस और नो, क्लियर। और दोनों के अंदर सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल फॉलो होगी, मतलब कि अगर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप वेक्टर समेशन करते थे ना, क्लियर, अलग अलग पॉइंट्स की वजह से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था आपने, तो दोनों लॉज के लिए आपकी सुपरपोजिशन लॉज फॉलो होगी, ठीक है। फिर देखो डिसिमिलैरिटीज़, मतलब कि अलग क्या है दोनों के अंदर, तो इन डिसिमिलैरिटीज़ तो फर्स्ट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल वेयर इज द बार्ट सावर्ट लॉ इज एंगल डिपेंडेंट। देखो कूलम्ब्स लॉ के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी एंगल मेंशन नहीं किया है, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये बार्ट सावर्ट प्रिंसिपल में यहाँ पे आपकी एंगल साइन थीटा को मेंशन किया, यस और नो। यहाँ पे आपका एंगल मेंशन हुआ कि नहीं, साइन थीटा, क्लियर। तो मैं बोल सकता हूँ कूलम्ब्स लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल वेयर इज द बार्ट सावर्ट लॉ इज एंगल डिपेंडेंट, यस और नो। फिर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। आपका जो चार्ज है ना वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये चार्ज आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, while magnetic field is produced by vector source। देखो आपका करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर, यस और नो। तो ये आपकी जो आइडियल वेक्टर है वो कौन सी है, ये आपकी आइडियल मतलब कि आपकी जो करंट एलिमेंट है वो कौन है, वेक्टर है। तो कूलम्ब्स लॉ आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्केलर क्वांटिटी है और आपका करंट एलिमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी वजह से होता है। तो ये डिसिमिलैरिटीज़ के, एक का सोर्स स्केलर और दूसरे का सोर्स कौन है, वेक्टर, यस और नो। फिर देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर while the magnetic field is acting perpendicular to the plane containing the current element ideal and displacement vector r। देखो अभी आपने देखा ना कि अगर मानो कि यहाँ पे आपका करंट एलिमेंट होगा और ये आपका पोजीशन वेक्टर है और ये पॉइंट P है आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन में, मतलब ये आइडियल वेक्टर और आपकी जो आर वेक्टर है दोनों से परपेंडिकुलर है। लेकिन याद रखो कि मानो कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q कंसीडर करूँ और यहाँ पे एक पॉइंट P, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो कौन से डायरेक्शन में होगी, इनवर्ट डायरेक्शन में होगी, यस और नो, क्लियर। तो ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी या तो कौन से डायरेक्शन में होगी, इनवर्ट डायरेक्शन में, डिपेंड ऑन चार्ज नेचर, क्लियर। तो ये भी दोनों के अंदर डिसिमिलैरिटीज है ना, कि एक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है आइडियल और आर वेक्टर से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से परपेंडिकुलर है पर्टिकुलर, इसकी बात करूँ तो, और यहाँ पे उसी की डायरेक्शन में, यस और नो, या तो सेम डायरेक्शन में या तो कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट आपकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। चलो तो देखो यहाँ पे एक आपकी आर रेडियस वाली, ये रेडियस कितनी है, कैपिटल आर के बराबर, एक आर रेडियस वाली ऐसे लिखा है, देखो कि रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो एक आर रेडियस वाली सर्कुलर रिंग है, उनकी एक्सिस ए वाली, समझ में आता ना कि मानो कि एक सर्कुलर, ये आपकी एक सर्कुलर रिंग में एक कंसीडर करो तो उनकी एक्सिस ए होगी कि नहीं, सेंटर से, यस और नो, ठीक है।
तो यहाँ पे सेम वैसे ही आर रेडियस वाली एक सर्कुलर रिंग है और ये इनकी एक्सिस है। ये कौन है आपकी एक्सिस ऑफ रिंग, ये कौन है आपकी एक्सिस ऑफ रिंग। तो ये एक्सिस पे आपको कहीं पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब देखो कि आपकी ये जो सर्कुलर रिंग होगी, आपकी ये जो सर्कुलर रिंग होगी वो करंट लेके जाएगी कि नहीं, यस और नो। तो आप यहाँ पे एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लो और उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फिर पूरी रिंग के सर्कमफेरेंस के लिए आप इंटीग्रेट करोगे। तो देखो यहाँ पे कि ये जो पॉइंट P है दैट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सर्कुलर रिंग, वो कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। और आपकी ये जो करंट एलिमेंट होगी यहाँ पे देखो इनके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, I। तो इनकी करंट एलिमेंट क्या होगी, आइडियल, यस और नो। ये करंट एलिमेंट क्या होगा आपका, आइडियल। तो उनकी वजह से आपको ये पॉइंट P पे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो आपका बार्ट-सावर्ट लॉ आपको क्लियर है, ठीक है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, यस और नो। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो मैं और मेंशन कर दूँ कि आपकी ये जो करंट एलिमेंट है वहाँ से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना r। अब देखो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यस और नो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट टू पॉइंट P। क्लियर इतना, यस और नो। चलो फिर देखो आपको डायरेक्शन तो पता होगी कि जो करंट एलिमेंट होगा वो ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है, रिंग के साथ, ये आपका पोजीशन वेक्टर बनेगा वहाँ से। तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों से परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन में होगी, यस और नो। सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो दूसरी बात कि ये आपका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वहाँ से और ये आपका जो करंट एलिमेंट होगा, तो हर टाइम पे ये दोनों का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। मतलब बार्ट-सावर्ट, ये देखो ये आपकी रिंग, मानो कि ये इनका यहाँ पे करंट एलिमेंट और ये देखो आपका ये पॉइंट, तो आपको ना ये वाला एंगल चेक करना है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ पे, दिस विल बी 90 डिग्री। ये कितना होगा आपका, 90 डिग्री, यस और नो, ठीक है। तो मैं बार्ट-सावर्ट लॉ अप्लाई करूँ और मैग्नेटिक फील्ड क्या फाइंड आउट करूँ, dB फाइंड आउट करूँ। देखो यहाँ पे, सो मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको बोला ना कि थीटा हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री, थीटा विल बी 90 डिग्री। सो थीटा रिप्लेस द वैल्यू ऑफ थीटा बाई 90 डिग्री तो ये क्या होगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल, और आर की जगह पे मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यस और नो। नंबर द इक्वेशन। चलो देखो यहाँ पे फिर देखो, अब अगर मानो कि ये जो आपकी आर है, ठीक है, उसने ये एक्सिस ऑफ रिंग के साथ फाई एंगल बनाया, तो ये देखो ये आपकी एक परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है, एक्सिस ऑफ रिंग से। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यस और नो। एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री। तो देखो मुझे और देख के बोलो कि तो फिर ये जो एंगल होगा मेरा वो कितना होगा, π/2 - 5, यस और नो। वो कितना एंगल होगा, π/2 - 5। फिर यहाँ पे देखो ये वाली लाइन से, हाँ ध्यान से देखना, ये वाली लाइन इनसे परपेंडिकुलर है कि नहीं, यस और नो। ये यहाँ से लेके ये आर और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से ये पूरा एंगल कितना होता है, π/2। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपका कितना बनेगा, 5, यस और नो। क्लियर, ये क्या बना आपका, π/2 - 5, इतना एंगल, ये एंगल आपकी π/2 - 5 और ये आपकी एंगल π/2। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 5। क्लियर, यस और नो। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड dB ने ये वर्टिकल लाइन के साथ कौन सा एंगल बना, 5। तो dB के दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो दिस विल बी dB cos phi, ये वाले डायरेक्शन में,
ठीक है, और ए वाले डायरेक्शन में क्या होगा, डी बी साइन फाई, यस और नो, हाँ कि ना। सो दिस विल बी डी बी साइन फाई। क्लियर। तो देखो ये करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया और उनके दो कंपोनेंट। अगर एग्जिट इनसे सामने वाली साइड पे, एग्जिट इनसे सामने वाली साइड पे सेम करंट एलिमेंट कंसीडर करूँ, मतलब जिसकी लेंथ यहाँ पे थी उतनी ही कंसीडर करनी है और करंट तो सेम रहेगा, तो उनसे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डी बी डैश में कंसीडर कर लूँ। देखो डिस्टेंस आर रहेगा, स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे सर्कुलर सिमेट्री होगी ना इनकी, तो डिस्टेंस आर सेम रहेगा। तो ए क्या बनेगा, डी बी डैश, तो इनका भी इनके साथ एंगल क्या बनेगा, फाई, जैसे ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो दिस विल बी डी बी कॉस फाई एंड दिस विल बी डी बी साइन फाई। अब देखो दूसरी बात कि ये जो डी बी डैश होगा वो, और आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी होगा, ध्यान से देखना आप यहाँ पे, ए डी बी डैश एंड ये जो डी बी है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, ठीक है। अब देखो ये एंगल फाई भी सेम है, तो ए डी बी कॉस फाई और ए डी बी डैश कॉस फाई इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल करेगी। फिर देखो यहाँ पे इनका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ये वाले डायरेक्शन में ना डी बी डैश साइन फाई, यस और नो, डी बी डैश साइन फाई। क्लियर। चलो, तो डी बी डैश साइन फाई ए वाले डायरेक्शन में, ए वाले डायरेक्शन में, तो मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो खाली कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा, दैट विल बी ओनली ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड खाली कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, यस और नो, हाँ कि ना। क्लियर। अब देखो दूसरी बात कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो उनको ना मैंने यहाँ पे डी बी डैश के लिए करके दिखा, इनको नहीं करके आप दिखाओगे, इनको ज़रूर नहीं है दिखाने की, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर। तो ये डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश जो पहले मैंने आपको बोल दिया वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दैट इज डी बी साइन फाई। ये आपके कौन से कंपोनेंट की वजह से, डी बी साइन फाई की वजह से। तो मुझे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि नहीं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड डी बी साइन फाई। तो देखो डी बी की वैल्यू आप सबको पता है, इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई, तो डी बी की वैल्यू तो सबको पता है किसके बराबर है, म्यू नॉट आई डी एल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो। और ये देखो आपका साइन फाई, ये आपका साइन फाई है, यस और नो। क्लियर। चलो, तो अभी मैं यहाँ से साइन फाई को रिप्लेस कर रहा हूँ। देखो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे देखो आप, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। चलो, तो साइन फाई किसके बराबर होगा, सो साइन फाई विल बी अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस एंड अपोजिट साइड इज अ रेडियस ऑफ रिंग। अपोजिट साइड किसके बराबर है, रिंग की रेडियस के बराबर। हाइपोटेनियस क्या होगा, आर के बराबर, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो साइन फाई विल बी आर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. Replace the sin phi here. So equation will be mu naught I divided by 4 pi r square plus x square, r divided by r under root of r square plus x square. देखो आर बी कांस्टेंट, आपकी पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग भी फिक्स्ड है, ठीक है. तो ये सब कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया. तो यहाँ पे देखो बाकी क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ओवर डी एल. अब इंटीग्रेशन ओवर डी एल मतलब आपकी टोटल लेंथ होगी, यस और नो, हाँ कि ना, जो किसके बराबर होने वाली है आप सबको पता है कि दैट विल बी सेम एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, यस और नो, क्लियर. तो यहाँ पे मैंने 2 पाई आर को रिप्लेस किया. तो यहाँ पे देखो इसका पावर कितना 1, इसका पावर कितना होगा 1/2, यस और नो. तो 1 + 1/2 क्या बन जाएगा आपका 3/2, हाँ कि ना. तो ये आपकी पावर क्या बन गई 3/2. और ऊपर देखो सिंप्लीफाइड किया है, सिंपल r इंटू आर क्या बन गया r स्क्वायर. ये आई आपका म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई और ये आपका 2 पाई. अब देखो यहाँ पे ना कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए 2 2 जा 4 कर देते, पाई पाई कैंसिल कर देते, तो वो भी चलेगा आपका. अब देखो दूसरा नेक्स्ट
कि ये जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला दैट वाज ड्यू टू सिंगल टर्न्स। अगर मानो कि ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, आप n से मल्टीप्लाइड करोगे कि नहीं, यस और नो। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 पाई n आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अगर देखो मैं इनको सिंप्लीफाइड करूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पाई पाई कैंसिल होगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ना, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर ऑफ 3/2। दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, यस और नो। अब देखो इनके स्पेशल केसेस की बात करनी। अब देखो यहाँ पे ना खास से नोट करके रखना, अगर यहाँ पे आप कैपिटल N लिखोगे, ठीक है, तो वो आपकी टोटल टर्न्स है, ये भी आपकी टोटल टर्न्स है। आगे जाके इनका मैं नोटेशन बदलने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको याद रखना है तो आप यहाँ पे कैपिटल N भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे जाके जब सोलेनॉइड टॉरॉइड की बात करें तो आप अपना फंडा क्लियर रखना, वहाँ पे टर्न्स पर यूनिट लेंथ में लिखूँगा। अब देखो फर्स्ट, when point P lies at a center of circular coil, मतलब देखो कि ये आपकी जो कोयल, ये आपकी जो रिंग गिवन थी, ठीक है, और इनकी जो एक्सिस थी ना, ये पॉइंट P था ना, ये पॉइंट P यहाँ से कितने डिस्टेंस पे था, x डिस्टेंस पे। अभी वो पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करना है, मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, यस और नो। तो ये इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 करूँ तो आर स्क्वायर पावर ऑफ 3/2 मतलब आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, सिंप्लीफाइड होके क्या मिलेगा, म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2R। याद रखो ये कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, यस और नो, हाँ कि ना। चलो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, अ पॉइंट P लाई ऑन द एक्सिस कॉइल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस। देखो यहाँ पे मानो कि ये आपकी कॉइल थी जिसकी रेडियस किसके बराबर है, R के बराबर, यस और नो, और ये इनका एक्सिस है। तो अगर ये पॉइंट P यहाँ से x डिस्टेंस पे था ना, पॉइंट P आपकी कितने डिस्टेंस पे थी, x डिस्टेंस पे, वहाँ से उनको किसके बराबर ले लूँ, R डिस्टेंस पे। तो देखो x इज इक्वल टू R हो जाएगा कि नहीं, हाँ कि ना। तो आपकी जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये जो यहाँ पे x स्क्वायर था उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, R स्क्वायर, यस और नो। तो ये क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप 2R स्क्वायर पावर 3/2। तो देखो यहाँ पे इनका एक जस्ट आगे वाला स्टेप में क्या लिखूँ, सो दिस विल बी म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 पाई n आई आर स्क्वायर। अब देखो 2R स्क्वायर पावर ऑफ 3/2, यस और नो, हाँ कि ना। अब देखो आप सबको पता है कि इनका सिंप्लीफाइड करो, 2 पाई पाई कैंसिल, तो ये 2 पावर कितना होगा, 1, क्लियर। अब देखो ये पावर 1 यहाँ से और इनका 3/2, तो 1 + 3/2 क्या बन जाएगा, 5/2। अब देखो इनकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे R स्क्वायर है, इनकी अगर मैं बात करूँ R स्क्वायर पावर ऑफ 3/2, तो 2 कैंसिल होगा, R क्यूब और ये कैंसिल होगा, तो खाली क्या बचेगा आपका R, यस और नो, हाँ कि ना। सबको समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो ये आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आपका पॉइंट कितने डिस्टेंस पे हो, रेडियस के बराबर वाले डिस्टेंस पे हो, यस और नो। तो ये आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट कि जब आपकी ये पॉइंट P है, ठीक है, वो काफ़ी दूर है, मतलब x काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू रेडियस R, तो आप R स्क्वायर को क्या करोगे, नेगलेक्ट करोगे, ठीक है। कि मानो कि आपकी रिंग कंसीडर करूँ और ये जो आपका पॉइंट P है, ठीक है, उनको काफ़ी दूर कंसीडर कर लो, ठीक है, x वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस, तो क्या होगा वहाँ पे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये आपकी फार्मूला बन जाएगी म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 पाई। ये देखो n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कि आपकी जो सर्कुलर रिंग होगी उनका रेडियस किसके बराबर है, ये रेडियस R के बराबर है ना, तो इनका एरिया क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर, इनका एरिया क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर, यस और नो। तो ये देखो पाई, ए पाई और एक कौन है आर स्क्वायर, तो उनकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ एरिया ए, यस और नो। तो वही मैंने रिप्लेसमेंट किया है वहाँ पे। चलो फिर देखो, फिर यहाँ पे एक और नई टर्म्स आएगी आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आगे जाके हम 5th यूनिट में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले। तो यहाँ पे देखो m किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स करंट I इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग किसके बराबर है, A के बराबर। तो ये आपकी मैग्नेटिक मोमेंट m बनेगी स्मॉल m, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2m डिवाइड बाई एक्स क्यूब। और ये कहाँ पे आपकी एक्सिस ऑफ रिंग पे। चलो अगर कोई बोले कि सर ये आपकी रिंग है, ठीक है, ये इनका सेंटर है, ये मानो कि आप सामने से देख रहे हो तो ये इनकी ये अगर सामने से देख रहे हो तो ये इनकी एक्सिस बनेगी कि नहीं, क्लियर। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आप ढूंढ के दिखाओ, ठीक है, क्लियर। फार्मूला है मेरे पास डायरेक्ट, और मैं इनका बोल दूँ सिमिलर टू ना आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, उनकी एक एक्सियल लाइन थी और एक इक्वाटोरियल लाइन थी, तो उनसे थोड़ा सिमिलर है। तो आप ट्राई करके दिखाओ, ठीक है। और अगर ना मिले तो कमेंट के अंदर मेंशन करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और लाइव लेक्चर में इनको हम डिस्कस करेंगे, ओके। चलो तो मैं अभी यहाँ तक रखता हूँ, ओके, बाय, हैव अ गुड डे।